हाँ जी, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, स्वागत और अभिनंदन आप सभी का। आशा उम्मीद है आप सब मस्त हैं और अपनी तैयारी में व्यस्त हैं। आइए शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन। जैसा आप सबको विदित है कि हम प्रतिदिन राजस्थान जीके के उन क्वेश्चनों का सॉल्यूशन करते हैं जो पुराने पेपरों में आ रखे हैं। और अभी जो हम क्वेश्चन देख रहे हैं राजस्थान जीके के, ये अभी आपके हाल ही एग्जाम जो हुए 2025 के अंदर उन एग्जामों में आए हुए क्वेश्चन हैं। क्योंकि आगामी जो एग्जाम होने वाले हैं, चाहे वो रिट मेंस का एग्जाम हो, चाहे वो वीडियो का एग्जाम हो, चाहे आपके वो सीटी के एग्जाम हो, चाहे आपके लेब असिस्टेंट के एग्जाम हो, उन सभी एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए देखते हैं एक एक प्रश्न के बारे में। ध्यान दीजिए क्या क्या पूछा जा रहा है। लीजिए आज के हमारे सेशन का पहला क्वेश्चन है आपके सामने कि 56 मैदान राजस्थान के निम्नलिखित में से किस बेसिन से संबंधित है। 56 का मैदान देखिए, एक तो होता है आपके 56 की पहाड़ियां। ये भी क्वेश्चन आया है कई बार। तो आप कहेंगे सर 56 की जो पहाड़ियां विस्तृत है वो जिला है आपके बाड़मेर व जालोर, याद रखेंगे। 33 के अकॉर्डिंग बात कर रहा हूं। और वैसे आप सब जानते हैं कि 56 की पहाड़ियां जो है वो है सिवाना से लेकर बालोतरा। सिवाना से बालोतरा तक 56 गुम्बदाकार जो पहाड़ियां हैं, कौन सी 56 गुम्बदाकार जो पहाड़ियां हैं उन्हें आप क्या कहते हैं, याद रखिएगा 56 की पहाड़ियां। उसी प्रकार यहां पर है आपके 56 का मैदान। आप कहेंगे सर 56 का मैदान जो विस्तृत है, याद रखिएगा सबसे पहले तो ये माही नदी जो है, माही नदी का मध्यवर्ती भाग है। माही नदी का पूछा जाता है वन लाइनर, माही नदी का मध्यवर्ती भाग क्या कहलाता है। तो आप कहेंगे सर 56 का मैदान। और 56 का मैदान जो है वो कहाँ कहाँ विस्तृत है, तो याद रखिएगा 56 का मैदान विस्तृत है आपके प्रतापगढ़, याद रखिएगा बांसवाड़ा, याद रखिएगा डूंगरपुर, याद रखिएगा उदयपुर। आप कहेंगे सर इतने जिलों में, बिल्कुल किसी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा भी गया था जहां पर इस प्रकार से ऑप्शन में था कि 56 का मैदान निम्न में से कहाँ कहाँ विस्तृत है। तो प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर और याद रखिएगा उदयपुर जो जिले हैं यहाँ पर विस्तृत है आपके क्या, याद रखिएगा 56 का मैदान। और ये माही नदी का क्या है, मध्यवर्ती भाग। तो ये किसका हिस्सा हो गया, माही बेसिन का। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी इज करेक्ट आंसर। लीजिए आगे, अगला क्वेश्चन आपके सामने यही है। पूछा जा रहा है आपसे कि राजस्थान के कोटा, बूंदी, झालावाड़ क्षेत्रों में निम्नलिखित में से किस प्रकार की मिट्टी मुख्य रूप से पाई जाती है। यानी कोटा, बूंदी और झालावाड़, आप कहेंगे ये एरिया जो है इसे आप कहते हैं हाड़ौती क्षेत्र। और राजस्थान के अंदर ये जो हाड़ौती क्षेत्र है ये कौन से, तो आप कहेंगे सर दक्षिण पूर्वी भाग में है। और दक्षिण पूर्वी भाग में किस प्रकार की मिट्टी विस्तृत है, तो आप कहेंगे सर वो है काली मिट्टी, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर क्या है, सी इज करेक्ट आंसर, काली मिट्टी, जिसे आप याद रखिएगा कहते हैं श्वेते जुतई वाली मिट्टी, श्वेते जुतई वाली मिट्टी। और याद रखिएगा इसी मिट्टी को आप कहते हैं रेगूर मिट्टी। क्या कहते हैं, रेगूर मिट्टी। तो यहां पर जो पूछा गया ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपके सामने, सी इज करेक्ट आंसर, काली मिट्टी। आगे आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है आपके सामने वो है मैथ के आगे, ये था हिंदी के आगे, ये लीजिए यहां से।
यहां से है अगला क्वेश्चन। देखिए क्या क्या पूछा जा रहा है। क्वेश्चन है आपके सामने कि 25 मार्च 1948, 25 मार्च 1948 आप समझ गए कि सर राजस्थान का जो एकीकरण है उसका दूसरा चरण है ये, और दूसरा चरण जो है उसका नाम है आपके पूर्वी राजस्थान संघ। क्या नाम है? पूर्वी राजस्थान संघ। और ये जो पूर्वी राजस्थान संघ है के प्रधानमंत्री कौन बने थे, ये आपसे पूछा जा रहा है कि 25 मार्च 1948 को घटित राजस्थान एकीकरण का जो दूसरा चरण है, इस दूसरे चरण के प्रधानमंत्री कौन? हीरालाल शास्त्री, शोभाराम कुमावत, गोकुललाल असावा या माणिक्यलाल वर्मा? आप कहेंगे सर दूसरे चरण के पूर्वी राजस्थान संघ के जो प्रधानमंत्री बने थे उनका नाम है गोकुललाल असावा। याद रखिएगा। एक बात आप पढ़ते हैं कि हमारे राजस्थान के जो गांधी हैं, पूछा जाता है राजस्थान का गांधी किसे कहा जाता है, तो याद रखिएगा वो है गोकुल भाई भट्ट। कौन है? गोकुल भाई भट्ट। और गोकुल भाई भट्ट का संबंध जो है वो है हातल गांव से, और ये आता है माउंट आबू शिरोई में। इनकी वजह से ही माउंट आबू का जो विलय है वो राजस्थान में हो पाया था। तो ये गोकुल भाई भट्ट है, ये गोकुललाल असावा है, याद रखेंगे। ये हमारे राजस्थान के गांधी हैं। राजस्थान का गांधी पूछा जाए तो गोकुल भाई भट्ट है। मेवाड़ का गांधी पूछा जाए तो माणिक्यलाल वर्मा है। वागड़ का गांधी पूछा जाए तो भोगीलाल पांडे हैं। और एक बार पटवार के अंदर पूछ लिया था चिड़ावा का गांधी किसे कहते हैं, तो मास्टर प्यारेलाल गुप्ता को कहते हैं। ठीक है, आगे अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि निम्नलिखित में से राजस्थान से कौन भारत के 11वें उपराष्ट्रपति के रूप में कार्यरत रहे? देखिए राजस्थान की बात हम करते हैं तो आज तक राजस्थान से दो ऐसे व्यक्तित्व हुए हैं जो भारत के क्या बने हैं? उपराष्ट्रपति। कौन कौन बने? एक तो बने हैं भैरू सिंह जी शेखावत, जिन्हें बाबूसा के नाम से जानते हैं, और दूसरे बने हैं जगदीप जी धनखड़। याद रखिएगा। लेकिन हमारे राजस्थान के एकमात्र ऐसे व्यक्ति जो राजस्थान के सीएम भी रहे और भारत के उपराष्ट्रपति भी रहे, याद रखिएगा कौन है? भैरू सिंह शेखावत। तो ये 11वें उपराष्ट्रपति के रूप में कार्यरत थे, जबकि जगदीप जी जो धनखड़ हैं ये 14वें उपराष्ट्रपति के रूप में कार्यरत रहे। ठीक है, याद रखिएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ऑप्शन नंबर डी। आगे अगला क्वेश्चन है आपके सामने, लीजिए। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि नागरचोल किस राजस्थानी भाषा की उपबोली है? देखिए राजस्थान के अंदर जब हम बोलियों की बात करते हैं तो प्रमुख रूप से जो बोलियां हैं वो तो है आपके सामने राजस्थान के अंदर कितनी, तो आप कहेंगे सर वो तो ये रही टोटल। एक तो है आपके कौन सी? आप कहेंगे सर मारवाड़ी। ठीक है। एक कौन सी है आपके? तो आप कहेंगे सर वागड़ी। एक यहाँ पर है आपके कौन सी? मालवी। एक है आपके कौन सी? ढूंढाड़ी। और एक है आपके कौन सी? मेवाती। तो पूछा जा रहा है कि ये जो नागरचोल है ये किस राजस्थानी भाषा की उपबोली है, इनमें से किसकी उपबोली है? तो आप कहेंगे सर देखिए नागरचोल, राजावटी, चौरासी, तोरावटी, ये जो सारी आपके सामने, चाहे वो आपके हाड़ोती, ये जो आपके सामने सारी उपबोलियां हैं, ये किसकी उपबोलियां हैं? तो याद रखिएगा ढूंढाड़ी की उपबोलियां हैं। चौरासी, नागरचोल, राजावटी, तोरावटी,
हाड़ौती, ये सारी सारी जिसकी उपबोलियां हैं वह है ढूंढाड़े की, याद रखिएगा। किसकी है? ढूंढाड़े की। तो यहाँ पर जो पूछा गया ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा आपके सामने डी इज ए करेक्ट आंसर। आगे अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि मोतीलाल जो मेनेरिया है के अनुसार वह काव्य ग्रंथ जिसमें हमें राजा की महानता, उसकी विजय, उसके युद्ध और उसकी वीरता का वर्णन मिलता है, उसे आप क्या कहते हैं? यानी ऐसा कौन सा काव्य ग्रंथ है जिसमें राजा की महानता भी है, उसके विजयों का उल्लेख भी है, युद्ध भी है, वीरता का वर्णन है? रासो है, वेली है, वचनिका है या जमाल है? तो आप कहेंगे सर इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए इज ए करेक्ट आंसर, याद रखिएगा रासो। जैसे आप प्रसिद्ध एक रासो पढ़ते ही हैं, कौन सा? वो है पृथ्वीराज रासो, जहां पर पृथ्वीराज चौहान के बारे में आप उनकी वीरता, आप उनके युद्धों का उल्लेख पढ़ते हैं। पृथ्वीराज रासो जिसके लेखक कौन है? तो आप कहेंगे सर चंद बरदाई, जिसको पूर्ण किसने किया था? चंद्र बरदाई के पुत्र ने, जिसका नाम था जलहण, याद रखिएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहां पर जो पूछा गया कि वे कौन सा काव्य ग्रंथ है जिसमें राजा की महानता, विजय, युद्ध और वीरता का वर्णन है, वो है आपके सामने रासो। जैसे एक नाम और भी सुनते हैं आप, ये भी बहुत प्रसिद्ध रहा है, बिसल देव रासो। और ये जो बिसल देव रासो है, याद रखिएगा इस बिसल देव रासो के लेखक कौन है? तो याद रखिएगा नरपति नाले। कौन है? नरपति नाले। एग्जामिनर के अंदर बार बार आया था बिसल देव रासो। 22-23 के एग्जाम के हर एक शिफ्ट में क्वेश्चन था कि बिसल देव रासो किस प्रकार का काव्य है? तो याद रखिएगा प्रेम काव्य। ये किस प्रकार का रस पर आधारित है? तो याद रखिएगा श्रृंगार रस पर आधारित है। अच्छा, बिसल देव रासो के अंदर नायक के रूप में किसे दर्शाया गया है? तो याद रखिएगा विग्रह रहा चतुर्थ, इसे ही कहा गया है बिसल देव। और नायिका के रूप में किसे दर्शाया गया है? तो याद रखिएगा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट राजमती। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहा है बिसल देव रासो। 22-23 के एग्जामों में लगभग हर एक शिफ्ट का क्वेश्चन था, किस प्रकार का काव्य है, किस रस पर आधारित है। कभी पूछता है लेखक कौन है, कभी कह रहा है कौन से नायक और नायिका का उल्लेख मिलता है। ठीक है, तो यहां पर तो आपके सामने जो पूछा गया ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए इज करेक्ट आंसर, याद रखिएगा रासो। आगे अगला है आपके सामने, लीजिए अगले दो क्वेश्चन आपके सामने फिर आ गए हैं। क्या कह रहे हैं? आइए एक एक क्वेश्चन को जानते हैं। पूछा जा रहा है आपके सामने कि मालवी भाषा जो है को लिखने के लिए किस लिपि का प्रयोग किया जाता है? मालवी भाषा को लिखने के लिए कौन सी लिपि है? हालांकि आप समझते ही हैं, पढ़ते भी हैं कि हमारे राजस्थान में मालवी बोली और उससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है उपबोलियों से, याद रखिएगा। मालवी बोली की उपबोलियां कौन कौन सी है, यहां से क्वेश्चन आता है, जिसमें आप नाम सुनते हैं रागड़ी, नाम सुनते हैं निम्बाड़ी, नाम सुनते हैं पाटवी, नाम सुनते हैं रतलामी, नाम सुनते हैं उम्मटवाटी। निम्न में से दी गई बोलियां निम्न में से किसकी उपबोलियां हैं? याद रखिएगा मालवी की। लेकिन यहां पूछा जा रहा है मालवी भाषा को लिखने के लिए किस लिपि का प्रयोग किया जाता है? याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी, देवनागरी लिपि का। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, लीजिए अगला पूछा जा रहा है आपसे कि श्रावण माह में तीज के अवसर पर राजस्थानी पुरुष किस प्रकार की पगड़ी पहनते हैं? पगड़ी की बात हो रही है यहां पर। तो आप
पढ़ते हैं कि प्रतिष्ठा का सूचक जिस वेशभूषा को कहा जाता है वो है पगड़ी। याद रखिएगा, पगड़ी जिसे आप अलग अलग भाषा के अंदर कह सकते हैं, जैसे पगड़ी को आप पाग भी कहते हैं, इसे आप पोतिया भी कहते हैं, इसे आप साफा भी कहते हैं, इसे आप भेंटा के नाम से भी जानते हैं, अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग नाम से जानते हैं। क्वेश्चन आता है कि पगड़ी के सजाने के आभूषण कौन कौन से हैं, ये भी क्वेश्चन आ रखा है। तो याद रखिएगा, पगड़ी के जो आभूषण हैं उसमें देखिए सिरपेच है, मोड़ है, तूरा है, कलंगी है, ये सारे के सारे जो हैं ये आपके क्या हैं, तो याद रखिएगा पगड़ी सजाने के आभूषण हैं। पूछा जा रहा है कि निम्न में से श्रावण माह में तीज के अवसर पर राजस्थानी पुरुष किस प्रकार की पगड़ी पहनते हैं, तो लहरिया। याद रखिएगा, मोटड़ा जो है ये विवाह के अवसर पर पहना जाने वाला सापा है। याद रखिएगा, ये पहना जाता है विवाह के अवसर पर। और याद रखिएगा, पूछा जाए दशहरे के अवसर पर निम्न में से किस प्रकार की पगड़ी पहनी जाती है, तो याद रखिएगा मदिल। ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है कि दशहरे के अवसर पर निम्न में से किस प्रकार की पगड़ी पहनी जाती है, याद रखिएगा। ठीक है।